अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं एक बार सिंपली बता देता हूं अभी तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा है। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालने का सिंपली मीनिंग होता है किसी भी कर्व पर आप जो टेंजेंट खींचो किसी पॉइंट पर, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है वो हमें बताता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो बेसिकली किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप उसके जनरल स्लोप की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हो। ये हमें समझ आया था डिफरेंशिएशन। उसके कुछ फॉर्मूले थे जो हमें याद रखने हैं एज इट इज। फिर हमने 4 रूल्स देखे थे उस पर। एडिशन रूल जो सबसे आसान था, फिर हमने देखा था प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा चेन रूल, जिसमें इंपॉर्टेंट था बॉक्स मेथड। अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन कि आप डिफरेंशिएट करते कैसे हो किसी फंक्शन को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये भी एक मैथ्स का टॉपिक है, अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, पर यहां पे हम सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या काम आने वाला है डेरिवेटिव हमारे, किस किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो डेरिवेटिव की अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपको सीधा सीधा समझ आ ही गया होगा, कैलकुलेटिंग स्लोप। हाँ भाई, तो ये तो हम जमाने की शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन से हम क्या निकालते हैं, बेसिकली स्लोप निकालते हैं किसी भी कर्व का। तो अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, आप उसका ऑब्वियसली कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते हो और आप ज्योमेट्री से नहीं सॉल्व करना चाहते हो। कोई अगर बोले कि इस पॉइंट पे बताओ उसका स्लोप क्या होगा, तो हम जानते हैं सिंपली कि कोई अगर हमारे पास कर्व है या फंक्शन है, y है फंक्शन ऑफ x, तो स्लोप ऑफ fx इज गिवन बाय f डैश x। ठीक है ना, या फिर बेसिकली मैंने क्या लिखा हुआ है, ये dfx बाय dx। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, f डैश x। स्टार्टिंग में मैंने बताया था अलग अलग तरीके लिखने के जो होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये पहला एप्लीकेशन तो बहुत ही आसान सा है। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक फंक्शन है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसका या तो ग्राफ ड्रॉ करो आप, ठीक है, वो काफी लेंथी प्रोसेस है। कोई बोले फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, तो सिंपली मैं जानता हूं कि स्लोप होता है dy बाई dx। मैं निकाल दूंगा d बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2। सब जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला 3x स्क्वायर प्लस 8x। ये क्या आया है, ये आया है आपका जनरल स्लोप। आपको स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 1 पर, तो x की जगह मैं क्या रख दूं 1। ये हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 यानी कि 11। तो यहां पे जो आपने टेंजेंट खींचा होगा उसके लिए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। tan थीटा की वैल्यू होगी 11। ठीक है ना, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल से। जैसे आप ट्राई कर लो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू साइन x दिया हुआ है, आपको बताना है स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। क्या होगा स्लोप, सभी लोग जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, और लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 5 का भी बताई दो। 2 और 5 जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं ऑब्वियसली आपको घर पे ट्राई करने हैं, सॉल्यूशन में भेजूंगा आपको। ठीक है, तो y है आपके पास sin x, तो ऑब्वियसली dy बाई dx आपको मिल गया होगा कितना, cos x। तो अगर आपको निकालना है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि क्या हो गया cos 2। यहां पे 2 याद रखना किस में है, रेडियन में। रेडियन होती है SI यूनिट ऑफ एंगल, ये हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ लेंगे। 5th का बता दो क्या आंसर आ जाएगा। 5th में फंक्शन दिया हुआ है ln x और आपको स्लोप बताना है x इज इक्वल टू 2 पर, तो सिंपली dy बाई dx आपको पता है कितना मिल जाएगा 1 बाई x, या फिर आप स्लोप अगर निकालना चाहते हो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 रख दो 1 बाई 2, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, कुछ खास नहीं है इनके अंदर। ठीक है, 8th क्वेश्चन ट्राई कर लो, थोड़ा सा टाइम पास और कर लें। 8th क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है e की पावर sin x और आपको बताना है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4।
क्या आएगा? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? dy by dx। ऑब्वियसली इसका dy by dx कैसे निकलेगा? बॉक्स मेथड से। तो ये हो गया e की पावर sin x इंटू cos x। अब मुझे निकालना है dy by dx एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये हो गया e की पावर sin पाई बाय 4 इंटू cos पाई बाय 4। अच्छा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री। तो ये हो गया e की पावर sin 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, ठीक है ना, इंटू cos 45 डिग्री 1 बाय रूट 2। तो e की पावर 1 बाय रूट 2 बाय रूट 2, ठीक है ना। तो इसी तरह के बहुत ही आसान आसान सवाल यहाँ पे दे दिए मैंने। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज थी। जो पहली एप्लीकेशन थी आपकी, जो कि हम शुरुआत से सुनते भी आ रहे थे कि डिफरेंशिएशन का यूज है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना, ठीक है। अगली चीज क्या है? अगली चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि dy by dx को रीड करने का एक तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने बोला था, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब कई बार क्या होगा, आपको एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन की रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करनी होगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, मान लो y बराबर दिया हुआ है आपको x स्क्वायर प्लस 4x और x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है t स्क्वायर, और कोई आपसे बोलता है कि आप कैलकुलेट करके बताओ dy by dx की वैल्यू, ठीक है ना, या dy by dt की वैल्यू, इस तरह से अगर बोला जाए आपको, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में dy by dx, तो वैल्यू क्या मिलेगी? वो मिलेगी 2x प्लस 4। अच्छा, इसे मैं t के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, तो मैं अगर करूं dx by dt, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2t। समझ आ रही है बात? अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आप देख सकते हो dy by dx इंटू dx by dt, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 2t, जो कि बेसिकली क्या लिखा हुआ है? dy by dt। तो ये तो बेसिकली आपका चेन रूल ही है, ठीक है ना। तो वहां पे भी मैंने बोला था कि चेन रूल का एक यूज ये भी होता है कि एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे को डिफरेंशिएट करना सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेन रूल जैसी ही चीज की है। हम जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जिसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो निकाल लेते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ करके ये इस तरह की टर्म ले आते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, अगर किसी को डाउट है। वही चीज है, मान लो कि आपको कोई बोलता है कि x बराबर है मान लो 4t क्यूब माइनस साइन टी, ठीक है, और कोई बोलता है कि y बराबर है मान लो 16t स्क्वायर प्लस 2t, और आपको कोई बोले कि बताओ dx by dy की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक चीज कॉमन है इन दोनों में, वो क्या है? t है। तो मैं x को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं? t के रिस्पेक्ट में। तो मैं dx by dt निकाल लूं। dx by dt क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करो जरा, हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस cos t। इसे मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करके मैं निकाल सकता हूं dy by dt, ये आ जाएगा 32t प्लस 2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपको ये टर्म लेके आनी है। देखो जरा LHS में जो चीजें दी हुई हैं, अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 2 से, सिंपली 1 को डिवाइड कर दो आप 2 से, dt कट जाएगा, ये मिलेगा dx by dt अपॉन dy by dt, 12t स्क्वायर माइनस cos t बाय 32t प्लस 2। dt काट दो, यहां से मिल गया आपको dx by dy क्या होता है? 12t स्क्वायर माइनस cos t बाय 32t प्लस 2, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो एक्सप्रेशन पूछी गई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट रिलेशन x और y में नहीं थी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक और ट्राई कर लो, जैसे सभी लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे 3 रिलेशंस दी हुई हैं, आपको बताना है
वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई है टी स्क्वायर प्लस साइन टी, और टी की वैल्यू दी गई है कॉस एम, और एम की वैल्यू दी गई है 3x क्यूब, और आपको बताना है dy बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्या करना चाहिए बताओ, सोच के देखो। ऑब्वियसली यहां से आप dy बाई डी टी निकाल सकते हो, यहां से dt बाई डी एम निकाल सकते हो, और यहां से dm बाई डी एक्स निकाल सकते हो। कैसी रिलेशन लाएं ताकि आंसर आ जाए? सिर्फ एक बच्चे का क्यों आ पा रहा है? मुश्किल लग रहा है क्या लोगों को? मैं आपसे कह तो रहा हूं, जो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से कर दो। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो? वाई टी का फंक्शन दिख रहा है तो यहां से क्या निकल जाएगा? डी वाई बाई डी टी। वो हो गया आपका 2t प्लस कॉस टी। यहां से क्या निकल सकता है? यहां से ऑब्वियसली डी टी बाई डी एम निकल सकता है, क्योंकि एम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो कॉस एम का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एम। और यहां से क्या निकल सकता है? ऑब्वियसली डीएम बाई डी एक्स निकल सकता है। वो क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर। अब जरा देखो, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्यों ना मैं dy बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर दूं dt बाई डीएम से, और उसे मल्टीप्लाई कर दूं dm बाई डी एक्स से। तो देखो जरा, dy बाई डी एक्स ही तो मिल गया, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। ये हो गया 2t प्लस कॉस टी इंटू माइनस साइन एम इंटू 9x स्क्वायर। ये आंसर हो गया। कोई खास बात नहीं है, आसान सी चीज है। बता दो इसमें थर्ड में dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? देख लेते हैं। यहां से सबसे पहले मैं निकाल लूंगा dy बाई डी टी। ऑब्वियसली हमें बॉक्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो ln ऑफ बॉक्स ये हो गया 1 बाय बॉक्स यानी साइन टी। बॉक्स ओपन किया, साइन टी का क्या हो गया? कॉस टी। या हमें dy बाई डी टी मिल चुका है। इसे मैं x के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, तो dt बाय डी एक्स। इसे भी बॉक्स मेथड से करना पड़ेगा, 4x पे बॉक्स बना दो। ये हो गया e की पावर 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन 4। आपको चाहिए dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स कैसे आ सकता है? अगर मैं dy बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दूं, दिख रहा है dy बाई डी एक्स आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो cot t लिखा हुआ है, ठीक है ना, cot t और इंटू 4 e की पावर 4x। तो ये आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है, या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कुछ नहीं करना था, जिस फंक्शन को आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई ना कोई रिलेशन लेके आ सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब थोड़े ढंग की एप्लीकेशन पे चलते हैं, जिस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मॉड्यूल वगैरह में, जो है कैलकुलेटिंग द चेंज इन पैरामीटर्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन अनदर। ठीक है ना, एक पैरामीटर में चेंज की वजह से दूसरे पैरामीटर में क्या चेंज आएगा वो स्टडी करना। तो मेनली यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो हम चेन रूल की एप्लीकेशन ही देख रहे थे बस। ठीक, अब देखो, एक पैरामीटर को चेंज करने से दूसरा पैरामीटर कैसे बदलेगा, उसमें सबसे पहला आ जाता है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना। ध्यान से सुनना सभी लोग, ये मेजरमेंट एरर चैप्टर में फिर से आएगा, मैं तब भी बताऊंगा, लेकिन अभी भी आप ध्यान से सुन लो। परसेंटेज चेंज समझने का मतलब क्या हुआ? पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये वैलिड है फॉर चेंज ऑफ 1 to 10%, यानी कि स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। कैसे आप एक पैरामीटर की चेंज की वजह से किसी दूसरे पैरामीटर में जो चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट को स्टडी करते हो, वो मेथड हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ये मेथड तभी वैलिड है जब जो चेंज इन पैरामीटर आपने किया है वो 1 से 10% के बीच में। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक क्यूब है और मैंने उसकी साइड लेंथ को
2% से इंक्रीज कर दिया है, तो बताओ उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा या उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जो चेंज मैं कर रहा हूं वो 1 से 10% के बीच में, यानी कि छोटा होना चाहिए। ये कोई रिजिड नहीं है 1 to 10, लेकिन हाँ स्मॉल होना चाहिए। जनरली 9, 8, 7, 11, 12 ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देख लेते हैं, तो एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना सभी लोग। मान लो कि एक फंक्शन x दिया हुआ है जो y और z पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है y को 2% और डिक्रीज किया है z को 1%। तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन x। याद रखना क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया जाएगा, ऑब्वियसली सबसे बेसिक फॉर्म मैंने यूज किया, पर यही है हमारा मेथड। तो आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन x। तो आप क्या करो, किसी भी एक रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन्हें डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहला स्टेप जो होगा, आपको जो रिलेशन दी गई है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप है, जो रिलेशन दी गई है उसे आपको डिफरेंशिएट करना है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं कर देता हूं किसी t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा dx बाई डी टी, ये इक्वल हो जाना चाहिए d बाई डी टी ऑफ वाई जेड। यहां पे आपके पास दो वेरिएबल है, तो इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। किस फॉर्मूले से कर सकता हूं मैं, तो प्रोडक्ट रूल से। एक फंक्शन y है और एक फंक्शन z है, लिख देता हूं मैं। यहां से मुझे मिलेगा dx बाई डी टी, ये इक्वल होगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं प्रोडक्ट रूल से, तो एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन dz बाई डी टी, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी। समझ आया आपको, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इस dt को हटा सकते हैं। इसकी हमने सिर्फ यूज किया था ताकि मैं ये रिलेशन निकाल सकूं। तो मुझे यहां से मिलेगा dx बराबर y dz प्लस z dy। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये जो इक्वेशन मुझे दी हुई थी, ये है इक्वेशन नंबर 1, जो रिलेशन मुझे दी गई थी। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, तो आपको मिलेगा dx बाय एक्स इज इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई बाय, राइट साइड में था वाई जेड, उससे डिवाइड कर दो। क्या मिला, यहां से मिला dx बाय एक्स, ये इक्वल हो जाना चाहिए, अगर अलग अलग कर दें इन्हें, तो मुझे मिलेगा dz बाय जेड प्लस dy बाय वाई। ये आपका आंसर आ चुका है। कैसे, यही तो होता है परसेंटेज चेंज, यहां सिंपली x होगा। यही तो होता है परसेंटेज चेंज, चेंज इन अ क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी इनटू 100 करने से हमें परसेंटेज चेंज मिलता। तो मैं इस तरफ भी 100 करूं और इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करूं, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। सिंपली मैं लिख सकता हूं dx बाय एक्स, ये हो जाएगा dz बाय जेड, चेंज इन z की परसेंटेज आपको दी गई है डिक्रीज बाय 1%, तो चेंज नेगेटिव होगा -1 लिख सकता हूं मैं, प्लस इंक्रीज इन y इज 2%, तो उसे मैं +2 लिख देता हूं। यहां से मुझे जो dx बाय एक्स मिलेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो आप ये कह सकते हो कि जो x है इंक्रीज होता है क्योंकि पॉजिटिव आया है बाय 1%। क्या आपको समझ आया, क्या समझ आ रहा है क्या आपको, ठीक है ना। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। एक और देख लेते हैं इसके ऊपर एग्जांपल, फिर अगर आपको डाउट होता है तो बताना, ठीक है। मान लो कि मुझे दिया हुआ है कि x बराबर है वाई स्क्वायर, ठीक है, और मैं करता हूं इंक्रीज y बाय 2%। तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन x। सभी लोग प्लीज ध्यान से देखना, स्टेप 1 फॉलो कर रहा हूं मैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में, क्या बता सकते हो, सोच के देखो क्या मिलेगा। यहां से आपको मिलेगा 2y, ठीक है ना, इनटू मुझे लिखना पड़ेगा dy बाई डी टी। कैसे आई ये टर्म, क्या कोई बता सकता है। मैंने लिखा
x बराबर था वाई स्क्वायर dx बाई dt। अब ऑब्वियसली y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो वही चेन रूल अप्लाई किया है। अगर आपको चेन रूल याद नहीं रहता तो आप ये याद रखो कि आप तो सीधे डिफरेंशिएट कर दिया करो और फिर जिस वेरिएबल को किया है विद रिस्पेक्ट टू जो किया है वो लिख दिया करो। dt dt में हटा देता हूं, यह इक्वेशन 2, यह इक्वेशन 1। मैं फिर से स्टेप 2 अप्लाई करूंगा जो कि क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, dx बाय एक्स इज इक्वल टू राइट साइड 2y dy बाय वाई स्क्वायर। यहां से हमें मिलेगा dx बाय एक्स इज इक्वल टू 2 dy बाय y। अब dy बाय y क्या है, परसेंटेज चेंज इन y। तो आपको पता है 2, उसको इंक्रीज किया गया है 2% से, तो dx बाय एक्स आपको मिल जाएगा कितना 4%। ये आपका आंसर होगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा किससे 4% से। समझ आ रहा है? ये मेथड मैंने बताया भी था, ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखाए भी थे, इसी दिन के लिए लिखाए थे कि अगर आप किसी वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसे इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाए हैं ना कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, तो क्या आंसर होगा, क्या बता सकते हो आप? क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन टी? तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा d बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि t था नहीं लेकिन मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, और इसे हम छोड़ देते हैं यहाँ पे cos t डी टी बाई डी एक्स। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? ऐसे ये क्वेश्चन हमने किए थे। अब सेम ही चीज तो यहाँ पे मैं कर रहा था, d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे क्या लिखूंगा, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, ताकि डी वाई कट जाए और आपको क्या मिल जाता है 2y डी वाई बाय डी टी। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप ये चीज रट लो कि जैसे मैं बोलूं d बाय डी टी ऑफ मान लो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तो आप तो डिफरेंशिएट कर दिया करो, ये मत देखो कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y। आपने कर दिया, अब आपने जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया है उसे आगे लिख दो और जिसके रिस्पेक्ट में करना था वो नीचे लिख दो। समझ आ रहा है? जैसे d बाई डी टी ऑफ साइन एक्स, सिंपली साइन एक्स का क्या होता है cos x, और इंटू मैंने x को करा है t के रिस्पेक्ट में। समझ आ रही बात? इससे ज्यादा अब मैं क्या बताऊं, मतलब ये मेथड है, आपको समझ आना चाहिए था क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। हाँ, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी हमें। ठीक, क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्म होते हैं, इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये था हमारा स्टेप 1। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिनको भी नहीं समझ आया प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है x बराबर है मान लो y की पावर 4, और मैंने y डिक्रीज किया है बाय 1%। प्लीज अभी देख लेना, प्लीज सभी लोग पहले देख लो फिर डाउट्स पूछते रहना। पहला स्टेप है आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, dx बाई डी टी बराबर d बाई डी टी ऑफ y की पावर 4, dx बाई डी टी बराबर, मैं तो सीधे डिफरेंशिएट कर दूंगा 4y क्यूब, और अब मैंने जिसे डिफरेंशिएट किया है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, dt का अब कोई काम नहीं बचा। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज के लिए dx बाय x की टर्म आनी चाहिए। अगर आपने बचपन में कभी परसेंटेज निकाला होगा जीवन में, तो ऐसे ही निकाला जाता है किसी भी चेंज का परसेंटेज। तो अगर आप 2/1 करोगे तो यहां से मिलेगा dx बाय x, ये हो जाएगा सिंपली 4y क्यूब dy बाय y की पावर 4। ठीक है ना, जो आपको मिल जाएगा 4dy बाय y। अब हमें यहां से मिल गया dx बाय x, ये होना चाहिए 4dy बाय y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है डिक्रीज बाय 1%, यानी कि -1, तो -4% हमारा आंसर है, यानी कि x डिक्रीज हो गया होगा 4% से। आई होप अब क्लियर हो। x आपको दिया हुआ है y स्क्वायर z, और y इंक्रीज हो रहा है 3% से, और z इंक्रीज हो रहा है 4% से। स्टेप 1 आपका क्या हो जाएगा,
डिफरेंशिएट कर देना सिंपली। तो यहां से मैं लिख देता हूं dx बाई डी टी मान लो, तो ये जाएगा d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर जेड। ठीक है ना, क्या लगाना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहां से आपको मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एज इट इज dz बाई डी टी, जेड का डिफरेंशिएशन, प्लस अब z एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया भाई, 2y dy बाई डी टी, क्योंकि मैंने y को डिफरेंशिएट किया है। ये गायब हो गया। ये है इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 1। 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, LHS को LHS से करो तो यहां मिलेगा dx बाई एक्स, ये होना चाहिए वाई स्क्वायर dz प्लस 2yz dy होल वाई स्क्वायर z। अलग अलग कर दो, यहां से मिलेगा dx बाई एक्स, ये क्या हो गया dz बाई z प्लस 2 dy बाई y। पुट कर देते हैं वैल्यूज, dx बाई एक्स की वैल्यू हो गई, dz बाई z कितना हो गया भाई, ये हमें दिया हुआ है 4% प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 10% आंसर। अरे डरो मत, पूछो, डाउट तो पूछो। हाँ भाई, और देख लेते हैं, अगर किसी को नहीं तो अब हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। बताओ भाई आंसर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x है 6 y स्क्वायर z क्यूब, क्या आंसर आ जाएगा। तो कुछ लोग पैटर्न समझने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। कर देते हैं भाई, पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, dx बाई डी टी बराबर 6 को तो बाहर ही निकाल लो, d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, ये तो यही है dx बाई डी टी बराबर 6। पहले मैं रख देता हूं वाई स्क्वायर को एज इट इज, जेड क्यूब का क्या हो गया 3z स्क्वायर, और अब z को डिफरेंशिएट किया है तो dz बाई डी टी प्लस, अब क्या करते हैं z क्यूब को एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y, और इंटू y को डिफरेंशिएट किया है तो dy बाई डी टी। इस dt की अब कोई जरूरत नहीं है हमें, सिंपली मैं क्या कर दूं, इसे डिवाइड कर दूं इससे, तो लेफ्ट में मिलेगा dx बाई एक्स, ये होना चाहिए 6 इंटू 3y स्क्वायर z स्क्वायर dz प्लस 2y z क्यूब dy अपॉन 6y स्क्वायर z क्यूब। ये 6 तो टाइम पास के लिए दिया था, समझ गए हम। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, नीचे z क्यूब ऊपर z स्क्वायर, ये मिलेगा 3 dz बाई z प्लस 2 dy बाई y। ये है आपका dx बाई एक्स 3। z के साथ क्या किया गया, z डिक्रीज किया गया है 1% से, तो -1 प्लस 2, y को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है 2% से, तो 4 माइनस 3 1% पॉजिटिव आया है यानी कि इंक्रीज। तो x जो है आपका वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 1% से। बिल्कुल सही है बेटा, अगर आप पैटर्न देख सकते हो तो अच्छी बात है। मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है ना। क्या समझ आ रहा है सबको। तो इंक्रीज और डिक्रीज पे भी ध्यान देना है आपको। सेटिस्फैक्शन के लिए एक और कर लेंगे, ऐसे ही करें या थोड़ा सा ढंग का करें आप। बोलो भाई साहब। मेरे इसके पिछले क्वेश्चन में 10% नहीं आ रहा है। क्या पिछले क्वेश्चन में सर मेरा तो 10% नहीं आ पा रहा, मैं उसके बाद क्या करूं, y स्क्वायर dz प्लस 10% बेटा किस क्वेश्चन में, इसके जस्ट पिछले वाले। वो तो कब का सॉल्व हो गया, क्या नहीं आ रहा उसमें 10, ये तो रहा उसका सॉल्यूशन। सर dz बाई z 4 कैसे हो गया, dz बाई z 4 कैसे हो गया, दिया है बेटा 4% इंक्रीज इन z। हेलो, ठीक है सर, हाँ हो गया। मतलब नहीं समझ रहे इसका, 4% इंक्रीज इन z, यही तो dz बाई z है।
बोलो डाउट तो बोलो बेटा। हाँ मैं ध्यान नहीं दिया कि जेड का भी दिया है, बस मुझे लगा बस वाई का ही दिया है। हाँ बिल्कुल, -5% लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं, 3 वेरिएबल वाला। ध्यान से पढ़ना सभी लोग क्वेश्चन और प्लीज आंसर देना। वाई स्क्वायर जेड एन क्यूब, ये है आपका एक्स, और आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन एक्स अगर ये चीजें हुई हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एक्स दिया गया है इस बार, वाई स्क्वायर जेड एन क्यूब 1% इंक्रीज इन वाई, मैं बता दे रहा हूं, 2% इंक्रीज इन जेड, और 3% डिक्रीज इन एन। मैंने सब कुछ लिख दिया है, प्लीज अब सॉल्व करना, आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा। वाई स्क्वायर जेड को एज इट इज रखते हैं, 3n² dn, ठीक है ना, बाई डी टी, प्लस अब वाई स्क्वायर एन क्यूब को एज इट इज रखते हैं, dz बाय डी टी, प्लस अब एन क्यूब और जेड को एज इट इज रखते हैं, तो 2y dy बाय डी टी। ठीक है भाई, ये गायब हो गया, डिवाइड किया तो यहाँ dx बाय x बराबर, अब देखो लोग टाइम पास क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे dn आ गया है तो अपॉन n ही आने वाला है, बस ये जो कांस्टेंट है ना वही बचेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है, वो कट ही जाएंगे, आपको सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया 3dn बाय n, प्लस ये सब कट जाएगा, dz बाय z, प्लस यहाँ 2 बच रहा है कांस्टेंट में, बाकी सब कट ही जाएगा, dy बाय y, आप चाहे डिवाइड करके देख लो वही आएगा, dx बाय x बराबर 3, n में 3% का डिक्रीज -3, z में 2% का इंक्रीज +2, y में 1% का इंक्रीज 1, ये आपको कितना मिल गया भाई, ये 4, ये आ गया -5%, यानी कि डिक्रीज इन 5%। समझ आया। दूसरा मेथड देख लेते हैं जरा, मेथड 2, अगर किसी को प्रोडक्ट रूल नहीं आता तो, पर मुझे काफी दुख होगा कि अब भी किसी को प्रोडक्ट रूल नहीं आता तो, लेकिन दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। ठीक है, ये है, आप क्या करो, ln ले लो दोनों तरफ, यहाँ पे क्या आएगा, ln x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ln ऑफ वाई स्क्वायर जेड एन क्यूब, ln ओपन करना आता है, अब कुछ तो आना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आता तो फिर तो कैसे ही होगा। ओपन करेंगे तो ये मिलेगा ln ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ln ऑफ जेड प्लस ln ऑफ एन क्यूब, और ln की एक और प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो 2ln y प्लस ln z प्लस 3ln n, ये है ln x। ठीक है, दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, अब आप कर दो डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में, ln x का क्या होगा, 1/x, तो 1/x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, ln y का 1/y dy बाय डी टी, ln z का dz बाय डी टी, सॉरी 1/z, ठीक है ना, प्लस 3 ln n का 1/n dn बाय dt, ये dt dt सारे गायब हो गए, ये रिलेशन आ गई आपके पास, dx बाय x बराबर 2 dy बाय y प्लस dz बाय z प्लस 3 dn बाय n। देख सकते हो आप क्या एग्जैक्टली सेम रिलेशन आई है, ये रही रिलेशन, कैसी आई, एग्जैक्टली सेम, वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो एक तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करता हूं, अगर आपको वो हजम नहीं होता तो आप ln ले लो, जिससे सारे टर्म्स अलग हो जाएंगे, पावर आगे ले आओ, और सिंपली क्या कर दो ना, dz बाय z या जो कुछ भी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप लोगों को ट्रिक समझ आ रही होगी, क्या करते हैं, पावर इंटू परसेंटेज चेंज, और सिंपली उसे लिख देते हैं, क्योंकि वही होने वाला है ln लेने के बाद, है कि नहीं है। तो सिंपली आप क्या यूज कर सकते हो, पावर ऑफ वेरिएबल इंटू इट्स परसेंटेज चेंज। सब लोग जरा ट्रिक से एक बार ट्राई करो, जैसे मैं बोलूं कि मान लो x है y की पावर 4 z क्यूब, और y को इंक्रीज करते हैं 2% से, और z को डिक्रीज करते हैं 1% से, क्या आएगा आंसर x में, समझ आ गया होगा
क्या कर दूंगा सिंपली, सबको रिड्यूस किया गया है, लेंथ को रिड्यूस किया गया है 0.1%, विड्थ को रिड्यूस किया गया है 0.2% और हाइट को रिड्यूस किया गया है 0.3%। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? ठीक है, सबसे पहले सरफेस एरिया देख सकते हो आप, कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा 2AB प्लस BC प्लस C। ठीक है ना, ये हो गया आपका सरफेस एरिया। या पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया में फिर से वो इशू आने वाला है। वॉल्यूम जैसे लिख देते हैं L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना, तो इसमें ln ले लोगे तो ये ln b, ये आपको मिल जाएगा कितना, ln l प्लस ln b प्लस ln h, या dv बाई v बराबर dl बाई l प्लस db बाई b प्लस dh बाई h। तो dv बाई v हमें कितना मिल गया, सिंपली यहां से dl बाई l हमें दिया गया -0.1 प्लस -0.2 प्लस -0.3 -0.6%। तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगी -0.6%। ठीक है ना, इस पेज पे वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय 50%। तो आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला यही है 12 m v²। बताओ क्या आंसर आ रहा है? एक आंसर 3% है, %100%। सबसे पहले तो अगर आप डिफरेंशिएशन के मेथड से जाना चाहो तो आप क्या करोगे, के आपको दिया गया है 12 m v², ln ले लेता हूं, तो ln के बराबर ln 12 m v², इसको लिख सकता हूं ln m/2, इनको अलग कर लिया मैंने, प्लस ln v², ln का फॉर्मूला लगाया सिर्फ, ln के बराबर ln m/2 प्लस 2 ln v, डिफरेंशिएट कर देते हैं, dk बाई के बराबर, याद ना dt में काट देता हूं, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 dv बाई v। अब dv बाई v 50% दिया हुआ है, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। ये मेजोरिटी का आंसर आया था। ठीक है ना, अब ऐसा इमेजिन करो कि मान लो कि पहले स्पीड थी v0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी 12 m v0²। अच्छा, फाइनल स्पीड क्या कर दी है, 50% बढ़ा दी गई है, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 1.5 v। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ आ रहा है ना, 1.5 v हो गई आपकी फाइनल स्पीड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 m 1.5 v v0 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली हो जाएगा 2.25 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बता सकते हैं, वो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसे बचपन में निकालते थे ना परसेंटेज, वो हो जाएगा 1.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, तो 1.25 अपॉन के इनिशियल इंटू 100, तो ये आया आपके पास 125%। तो ऑब्वियसली इनमें से एक सही है और एक गलत है। कौन सा वाला सही होगा? एक से हमें जो हम बचपन से सीख के आए हैं 125% आ रहा है, और एक जो रिसेंटली हमने एलएन से कर दिया उससे 100% आ रहा है। आंसर कौन सा सही है? तो आंसर सही है आपका 125% वाला। क्यों? क्योंकि ये मेथड तो वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड रहता है ओनली अप टू 10%। तो अगर आपने यहां पे लगा दिया तो आंसर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? गलत मिलेगा। तो ये चीज से बच के रहना हमेशा कि जब परसेंटेज चेंज 1 से 10 के बीच में हो, सिर्फ तभी आप ये एलएन वाला या प्रोडक्ट रूल से जो हम कर रहे थे, या वो जो आपने ट्रिक अप्लाई की है पावर से मल्टीप्लाई करके, वो मेथड सारे सिर्फ तभी वैलिड हैं
जब परसेंटेज चेंज 1 से 10 के बीच में। अगर परसेंटेज बड़ा हो जाए 30%, 40%, 50%, तो फिर आपको इसी तरह से जैसे आप बचपन से सीख के आए हो परसेंटेज चेंज निकालना पड़ता है। ठीक है ना? क्या कोई दिक्कत? कोई पूछ रहा है क्यों? क्यों इसलिए बेटा क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम डी यूज करते हैं और डी बेसिकली स्मॉल चेंज बताता है, ये हमने पहले ही कहा था। ठीक है ना? डेल्टा यूज करो आप या डी यूज करो, स्मॉल चेंज है, तो आप स्मॉल चेंजेस के लिए इन्हें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बड़े चेंज के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग अनदर, ये एग्जैक्टली सेम है, पर यहाँ पे बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें करना होता है। इसलिए मैंने इस मेथड से आपको बताए थे ये प्रॉब्लम्स परसेंटेज चेंज वाले, क्योंकि वो यहाँ पे भी हेल्प कर जाएंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनो। तो मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं अगर बोलूं साइड ऑफ अ स्क्वायर, द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, और इसकी साइड हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और डिक्रीज हो रही है, साइड्स डिक्रीज एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी गई है, तो आपको बताना है कि बताओ किस रेट से उसका एरिया चेंज हो रहा होगा। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्क्वायर है और उसकी साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर घट रही है 1 सेकेंड में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताओ जिस समय उसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी उस समय पे उसका एरिया किस रेट से बदल रहा होगा। करने का तरीका वही है, आपको एक रिलेशन निकालनी होगी। आप, मैं साइड लेंथ को ए बोल देता हूँ, साइड अगर ए है तो आपको ये क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कितना दिया है? -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये घट रहा है। अब एरिया की बात कर लेते हैं, तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, हमारे स्क्वायर के लिए। ठीक है ना? क्या करो आप, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा आपको? डी ए बाई डी टी, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में कर देता हूं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? तो आप तो सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, 2a इंटू हमें क्या लिखना पड़ जाएगा? डी ए बाय डी टी। तो डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये हो जाएगा 2 इंटू ए, आपको साइड लेंथ दी गई है इस समय पे 10, इंटू डी ए बाई डी टी क्या है? -1, तो आया -20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जिस समय पर उसकी साइड लेंथ 10 है और साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड घट रही है, उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा होगा। क्या आपको बात समझ आई? वहां पे हम डी काट देते थे और डिवाइड करके परसेंटेज निकालते थे। ये मेथड और सिंपल है, यहाँ पे आपको बस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बताना था। क्या किसी को कोई समस्या? जैसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी की साइड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड को मैंने अगर ए मान लिया है तो मैं बोल सकता हूँ डी ए बाई डी टी, ये आपको दिया गया है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, ए क्यूब। टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तो यहां से मिलेगा डीवी बाई डी टी बराबर ए क्यूब का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, चेन रूल से, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है। तो डीवी बाई डी टी यही हमें निकालना था, बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। उन्होंने बोला है जिस समय पे साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी है -2, यहां से आपको मिल जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ आ रही है बात? वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज हमसे पूछी गई है, तो कितना मिल जाएगा? -96 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या क्लियर हुआ मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ एक रिलेशन बनाई है और टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर देता हूँ? डिफरेंशिएट। फिर हमें साइड की लेंथ अगर दी गई है तो उसे हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं उसमें, और सिंपली वैल्यूज पुट करने से हमें मिल जाएगा -96 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर हुआ? जरा जल्दी से ये फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, फिर मैं छोड़ दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया गया है
जिसकी लेंथ और विड्थ चेंज हो रही है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताना है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर किसी इंस्टेंट पर, विड्थ दी गई है 3 सेंटीमीटर। लेंथ इंक्रीजेस यानी dl बाई dt आपको दिया गया है +1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और विड्थ डिक्रीजेस यानी कि db बाई dt आपको दिया गया है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे एरिया का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा L इंटू बी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए आपको रेट ऑफ चेंज, तो डिफरेंशिएट करा जाए, तो dA बाई dt ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ L इंटू बी। क्या मिलेगा प्रोडक्ट रूल से, L इंटू डी बी बाई डी टी प्लस बी इंटू डी एल बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें मिल जाएगा, लेंथ कितनी दी हुई है 5 इंटू विड्थ का रेट ऑफ चेंज -2 प्लस विड्थ दी हुई है कितनी 3, लेंथ का रेट ऑफ चेंज +1। ये आपको कितना मिल गया, ये हो गया -10 प्लस 3 यानी -7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया तो डिक्रीज हो रहा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। ठीक है ना। आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2L प्लस बी। फिर से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dp बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू dl बाई dt प्लस 2 db बाई dt, क्योंकि यही होती है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dp बाई dt आपको क्या मिलेगा, वो हो गया 2 इंटू dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ आपको दी गई है 1 प्लस 2 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ दी गई है -2। यहां से आपको कितना मिला -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम हो रहा होगा।